नमस्ते साथियों। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सत्र अकाउंटिंग ईयर 2023-24 जब तक आज ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक समाप्त हो चुका होगा। फिर भी ये वीडियो प्रासंगिक रहेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि एमएसएमई को लेकर जितने वीडियो मैंने बनाए हैं उन पे मुझे कई तरह के प्रश्न प्राप्त हुए हैं और मुझे लगा कि इन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए मुझे एक वीडियो और बना देना चाहिए जिसमें सभी प्रश्नों का जवाब हो। तो सबसे पहला प्रश्न तो कई लोगों ने ये पूछा कि आखिर ये एमएसएमई है क्या। देखिए, भारत सरकार की जीडीपी में एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। एमएसएमई का मतलब मैं आपको बतला देता हूँ। एम का मतलब है माइक्रो, एस का मतलब है स्मॉल और फिर एम का मतलब है मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और ई रिप्रेजेंट करता है एंटरप्राइजेस को, यानी ऐसी इकाइयाँ जो एक पर्टिकुलर दायरे में है। एक इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बेस इनका बनाया हुआ है कि कौन सी इकाई स्मॉल में आएगी, कौन सी माइक्रो में आएगी, कौन सी मीडियम में आएगी और कौन सी बिगर में चली जाएगी। एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी स्लाइड आपको दूँ, आप उसमें देख सकते हैं, जान सकते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल का मतलब क्या है और मीडियम का मतलब क्या है। अब आप ये कहेंगे या मुझे ऐसे प्रश्न मिले हैं कि आज ये इतनी चर्चा में क्यों है। देखिए, वैसे तो ये कानून 2006 में बन गया था, मगर आज चर्चा में क्यों है जिसका एक कारण है। 2023 के बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने आयकर कानून की धारा 43B में एक सेक्शन इंसर्ट किया, सेक्शन H। और वो सेक्शन H इंसर्ट करने के बाद ये बहुत अधिक चर्चा में आया कि आखिर ये सेक्शन H कहता क्या है। बहुत समय तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया। जब ये ईयर एंड होने वाला है तो चारों तरफ से चर्चा आ रही है सेक्शन H लागू हो गया, सेक्शन H लागू हो गया। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि 43B क्या कहता है। 43B यह कहता है कि कुछ अमुक ऐसे खर्चे हैं जिनका भुगतान करने पर ही आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउ किया जाएगा। यानी जब तक आप उस मद का भुगतान नहीं करते थे, मान लो कोई मद आपकी ड्यू हो गई है, जैसे जीएसटी का पेमेंट आपका ड्यू हो गया है और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वास्तविक पेमेंट के आधार पर ही वो परमिसेबल होगा। यानी जब आपने पेमेंट किया होगा उसी सत्र में उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संज्ञान लेगा और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाने की अनुमति देगा। तो उसमें मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊँगा, मगर भारत सरकार ने इस 43B का फ़ायदा उठाते हुए परचेज को भी इसी में डाल दिया। यानी यदि आपने किसी भी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज से, देखिए इसमें एमएसएमई में 4 कैटेगरी है। एक ट्रेडर है, उसके बाद माइक्रो है, उसके बाद स्मॉल है और उसके बाद मीडियम है। तो इसमें केवल 2 को कवर किया है, ट्रेडर को कवर नहीं किया और मीडियम को कवर नहीं किया है, केवल स्मॉल और माइक्रो को इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है। और सेक्शन H ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्रीज से किसी भी तरह का कोई माल परचेज करता है ट्रेडिंग के लिए, यहाँ एक विषय अलग है कि यदि आपने कैपिटल गुड्स खरीदी है तो उस पर यह कानून लागू होगा नहीं होगा यह मैं आगे बता दूंगा। मगर यदि आपने ट्रेडिंग पर्पज से कोई भी परचेजिंग की है और यदि आपने उसका भुगतान तय अवधि में नहीं किया है, अब ये तय अवधि क्या है, ये तय अवधि है 15 दिन। अब आप कहेंगे कि आपने तो 45 दिन की सुनी है। सही है, यदि आपका वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मौन है, कुछ भी नहीं कहता है, तो उस हालत में आपको ये भुगतान 15 दिन में करना है। अब ये 15 दिन कहाँ से? बिल की तारीख से। अब ये बिल की तारीख में 15 दिन, इसका मैं आगे और विस्तार बताऊंगा कि 15 दिन कैसे काउंट होंगे। और यदि आपका किसी तरह का अनुबंध है, जैसे आपने 10 दिन का अनुबंध कर लिया तो 10 दिन में, 35 दिन का अनुबंध कर लिया तो 35 दिन में, और 60 दिन का अनुबंध कर लिया तो ठहरिए, यदि 60 दिन का आपने अनुबंध कर लिया तो ये गैरकानूनी है। आपको 45 दिन से अधिक का अनुबंध करने का कोई राइट नहीं है। और यदि आपने कर लिया तो नल एंड वाइड है। आपको उस बिल का भुगतान 45 दिन में करना ही होगा। इससे अधिक की अवधि का आप भुगतान उसे लेट नहीं कर सकते। अब बात यह है कि यदि आपने 15 दिन या 45 दिन की अवधि में भुगतान नहीं किया तो क्या होगा। ये एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग है, क्योंकि यदि 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आती है किसी बिल की, तो उस बिल को तो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा उस परचेज को, और उसको आपके प्रॉफिट में, यानी डिसअलाउ करने का मतलब ये है कि वो आपके प्रॉफिट में अपने आप जुड़ गया।
मगर यदि वर्ष के दौरान आपने ऐसा किया और 31 को आउटस्टैंडिंग नहीं आता है तो क्या होगा? बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इसमें एक कानून है कि आपको तय अवधि से लेट यदि आप कोई भुगतान करते हैं तो उस पर ब्याज लागू है। अब ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर है जो भारत सरकार की RBI की इंटरेस्ट रेट है उससे 3 गुना, यानी 3 गुना की रेट से आपको ब्याज का भुगतान करना होगा। अब ये सरकार को पे कैसे पता चलेगा कि आपने ब्याज का भुगतान किया या नहीं किया? तो जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे ना, तब आपका ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट में उसे मेंशन करना होगा कि लेट पेमेंट में आपने MSME को इंटरेस्ट का भुगतान किया है या नहीं किया है। यही है सरकार के पास जानकारी करने की। और ऑडिटर गलत रिपोर्ट यदि दे देगा तो ऑडिटर गया काम से। इसलिए ऑडिटर को सही रिपोर्ट देनी ही होगी और ऑडिट का मतलब ही होता है कि सही रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो एक बिंदु ये हुआ कि यदि वर्ष के अंत में जो बिल पेंडिंग रह गया तो वो तो आपका इनकम टैक्स में डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी आय बढ़ने पर। और यदि वर्ष के दौरान आप, हाँ इसमें एक मज़ेदार बात और बतला देता हूँ। मान लो आप ओपनिंग में आपने कोई बिल परचेज किया है और 31 मार्च को आपने उसका पेमेंट कर दिया है, तो आप केवल इंटरेस्ट देने के ही लिए लायबल हैं और वो आपका जो परचेज है वो परचेज में अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब परचेज को एक्सपेंस मान लिया है। मेरी अपनी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, मगर कानून ये कहता है परचेज एक्सपेंस है। मेरा मानना ये है कि परचेज एक्सपेंस नहीं है। आदमी परचेज इसलिए करता है कि उस पर 2 पैसा प्रॉफिट कमाए, और इनकम का मतलब होता है आय। जब आय ही नहीं की तो उसका इनकम टैक्स किस हालत के पर सेक्शन 43B का फ़ायदा सरकार ने ये सेक्शन H इंसर्ट करने में लगाया है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। एक प्रश्न ये आया कि मान लीजिए माल हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता है, यानी कि जिस क्वालिटी का आपने ऑर्डर दिया है। जैसे यदि मैं कपड़े की बात करूं तो आपने सिंगल बेडशीट का ऑर्डर दिया और पार्टी ने डबल बेड की बेडशीट भेज दी, या आपने डबल बेड की बेडशीट मंगाई और पार्टी ने सिंगल बेड की बेडशीट भेज दी, तो क्या होगा? क्या आपको उस बिल का भुगतान करना होगा? नहीं। इसका भी एक नियम बनाया है कानून बनाने वालों ने कि यदि बिल की तारीख से 15 दिन के अंदर आप अपने वेंडर को एक लिखित शिकायत करते हैं। देखिए इसमें व्हाट्सएप शायद अलाउ नहीं है, इसमें लिखित शिकायत आपको करनी होगी। लिखित शिकायत यदि आप कर देते हैं तो ये 15 दिन वाली अवधि एक्सटेंड होती जाएगी, तब तक एक्सटेंड होती जाएगी जब तक कि इस समस्या का समाधान वेंडर आपका कर नहीं देता है। यानी ये बिल ड्यू नहीं होगा जब तक समाधान नहीं हो जाता है, वो बिल पेंडिंग है और आप उस बिल का पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। यानी अब ये परचेज में डिसअलाउ करने की पोजीशन ख़त्म हो गई क्योंकि माल झगड़े में है। अब एक प्रश्न और आया है, वो ये है कि बिल की तारीख से 15 दिन की गणना कैसे करें, या भुगतान के 15 दिन की गणना कैसे करें। तो इसमें 2 पहलू है। शुरू में यह माना गया था कि बिल की तारीख से आपको 15 दिन में पेमेंट करना है, मगर यह पूर्ण सत्य नहीं है। बिल की तारीख से नहीं, माल की रिसीविंग की तारीख से आप 15 दिन का भुगतान कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर भुगतान कर दें, 15 दिन की अवधि में भुगतान कर दें तो वो 15 दिन की अवधि में माना जाएगा। यानी कि माल की रिसीविंग डेट से भी 15 दिन काउंट हो सकता है। ये इसका एक समाधान है। और अब कई लोग ये कहते हैं कि हमने 15 दिन चेक से पेमेंट कर दिया और वो पेमेंट सामने वाले वेंडर को 3 दिन लेट मिलता है। यदि जिस दिन आपने चेक इशू किया है उस दिन आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, यदि बिना बैलेंस के आपने चेक इशू कर दिया तो गलत है। इसमें कुछ विद्वानों का यह मानना है बैलेंस होना जरूरी नहीं है, चेक रिटर्न नहीं होना चाहिए। यानी आप चाहे तो आपके वेंडर से समझौता कर सकते हैं कि मैंने तेरे को चेक दे दिया भैया, तो इसको 5 दिन बाद प्रेजेंट करना ताकि मेरे को 5 दिन की ग्रेस मिल जाए। तो इसमें मत भिन्नता है कि बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मेरा अपना यह मानना है कि चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए, चेक पास हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये 15 दिन की अवधि जो है ये थोड़ी और बढ़ जाएगी, ऐसा कई लोगों का मानना है। कई लोग ये कर रहे हैं कि साहब ये कानून किन किन पर लागू नहीं होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरे पास एक सज्जन का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो इनकम टैक्स नहीं देता, मेरा क्या कर लेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैंने कहा कुछ नहीं करेगा भैया, आप व्यापार किए जाओ, नीयत साफ रखना, भुगतान दे देना, बाकी आप पे किसी तरह का कोई नियम लागू नहीं होगा। एक ने कहा भाई साहब मेरा तो ऑडिट ही नहीं होता है।
मैंने कहा फिर क्या करते हो? कि ITR 4। मैंने कहा ये क्या होता है? कि प्रिजम्पटिव में। मैंने कहा प्रिजम्पटिव क्या होता है? कि 6 से 8% टैक्स देते थे। मैंने कहा 6 से 8% क्या होता है? कि यदि किसी तरह का क्रैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सारा ही माल मैंने बैंकिंग मोड से बेचा है, या कुछ माल है जो 5% से अधिक की रेवेन्यू मेरे पास नहीं है कैश की, उस हालत में 6% प्रिजम्पटिव में टैक्स देना होता है। और यदि कैश ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो 8% में प्रिजम्पटिव में टैक्स देना होता है। तो जो लोग 44 ADA में अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं या प्रिजम्पटिव स्कीम में अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, वैसे मैं इस बारे में बता चुका हूँ मगर फिर ये प्रश्न आया तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो परचेज डिसअलाउ करने की बात है वो सिर्फ उन्हीं बिलों पर है जो 31 को आपके आउटस्टैंडिंग आ रहा है। वर्ष के दौरान यदि किसी भी बिल का आपने भुगतान लेट किया है तो वो इसमें नहीं है। यदि आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को है तो वो परचेज डिसअलाउ कर दी जाएगी और आपके प्रॉफिट में जोड़ दी जाएगी। यानी 31 मार्च को जहाँ तक हो सके आप किसी भी तरह का कोई MSME से रिलेटेड बिल पेंडिंग नहीं रखें। MSME में माइक्रो एंड स्मॉल। यदि ट्रेडर MSME में रजिस्टर्ड है तो भी उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लेंडिंग पर्पज ही रजिस्ट्रेशन दिया गया है, यानी बैंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए दिया गया है। वो पेमेंट वाली फैसिलिटी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, न तो ट्रेडर है न मीडियम इंडस्ट्री इसके अंदर कवर होगी। एक मज़ेदार प्रश्न और है कि कोई यूनिट वर्ष के प्रारंभ में MSME एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं थी और जब उसे पता चला कि MSME में रजिस्टर्ड होने से तो पेमेंट घर बैठे ही आ जाएगा, सामने वाले पे सरकारी दबाव हो गया कि आपको MSME का पेमेंट करना ही है, तो वर्ष के बीच में किसी समय MSME का रजिस्ट्रेशन ले लेता है और उसके बाद सबको कहता है भाई मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ, मेरा भुगतान समय पे करो। तो आप ये जांच लें कि MSME में वो रजिस्टर्ड कब हुआ था। MSME में रजिस्टर्ड होने की तिथि से पूर्व तक किसी भी तरह का कोई लेन देन इस एक्ट में कवर नहीं होता है। MSME में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद से जो भी व्यवहार किया गया है, केवल वही बिल इस एक्ट के तहत 15 या 45 दिन में भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। एक प्रश्न और था कि साहब हमारी पुरानी आउटस्टैंडिंग चली आ रही है, कब की? कि 2023-24 में कुछ अमाउंट पेंडिंग आउटस्टैंडिंग आ रहा था, क्या उस पर भी ये कानून लागू होगा? नहीं। जो आपकी पुरानी आउटस्टैंडिंग है ना, उस पर ये नियम लागू नहीं है। ये नियम केवल 2023-24 से शुरू होने वाले अकाउंटिंग वर्ष के, और जब तक ये कानून लागू है तब तक ये नियम लागू होगा। जो पुरानी आउटस्टैंडिंग है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। एक प्रश्न और है, यदि बिल की भुगतान अवधि अगले वित्त वर्ष में आ रही है, क्योंकि इस कानून में ये बताया गया है कि यदि आपने किसी भी तरह की कोई परचेजिंग की है तो उसी वित्त वर्ष में उसका भुगतान हो जाना चाहिए, वरना वो परचेज आपकी डिसअलाउ कर दी जाएगी। मगर इसमें एक क्लेरिफिकेशन है। वो क्लेरिफिकेशन ये है कि यदि आपका बिल ऐसा है कि उसकी ड्यू डेट अगले वित्त वर्ष में आ रही है, उस हालत में क्या होगा? क्या इसी वित्त वर्ष में उसका भुगतान करना होगा? नहीं, आपको उस बिल की ड्यू डेट पर भुगतान करना होगा। मगर यदि उस बिल की ड्यू डेट पर आप भुगतान करने में असफल रहते हैं तो वो बिल डिसअलाउ कर दिया जाएगा और उसको आपकी परचेज जो डिसअलाउ की जाएगी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और वो इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस पर लगभग 30% की रेट से जो है इनकम टैक्स देय हो जाएगा। एक प्रश्न और है कि मान लीजिए मैंने एक बिल खरीदा जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, कुछ माल खरीदा MSME में, वो 50 लाख रुपए का एक बिल बनता है, उसमें से मैं 30 लाख रुपए पेमेंट कर देता हूँ, तो उस हालत में MSME एक्ट क्या कहता है? बड़ा स्पष्ट है। जो 20 लाख रुपए आपने उस बिल पे पेमेंट नहीं किया है वो 20 लाख रुपए आपको डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। जो 30 लाख आपने पेमेंट किया है वो अलाउ कर दिया जाएगा, वो परमिसेबल होगा, और जो 20 लाख पेंडिंग रह गया है, जो बैलेंस शीट में आ गया है, वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा और वो आपकी परचेज में जुड़ जाएगा। एक बहुत अहम प्रश्न है जो कई लोगों ने पूछा है और आज के व्यापारियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पहले तो इस नियम का ध्यान था नहीं, उसके अनुरूप तैयारी की नहीं। अब स्थिति ये हो गई है, कई खरीदारों के पास में पेमेंट करने के लिए फंड्स नहीं है।
अब क्या होगा, वो पेमेंट्स कैसे करें? तो इसका जवाब तो यही है कि फंड्स की व्यवस्था करें, और एक तरीका और है, गुड्स रिटर्न कर दें, जो कि व्यापारिक तरीका नहीं है, मगर यदि बहुत अधिक इनकम टैक्स लग रहा हो तो ये भी एक विकल्प है। और एक विकल्प ये है कि नहीं, उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा कि वो वैधानिक रूप से उचित नहीं होगा, मगर विकल्प और भी हैं और प्रचलन में हैं। बाद में शायद ऐसे जो विकल्प हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ में आएंगे, और ये विकल्प सही नहीं है, इसलिए मैं उनकी चर्चा भी नहीं करूँगा। साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को ले सकूं, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जितने प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। व्यापारिक वर्ग दो भागों में बटा हुआ है इस कानून को लेकर। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा कानून है, कई लोग कहते हैं कि ये कानून व्यापार के हितों के विरुद्ध है, इसमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएगी। मेरा अपना मत क्या है, मैं एक नया वीडियो शीघ्र लेकर आने वाला हूं जिसमें ये बतलाऊंगा कि ये MSMED एक्ट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के लिए। जिस इंडस्ट्री के फ़ायदे के लिए कानून बनाया गया है, उससे शायद इस इंडस्ट्री को इतना फ़ायदा ना हो सके। मेरे उस वीडियो का आप इंतज़ार करें। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ बातें ऐसी बताई गई है जो और भी लोगों के काम में आ सकती है, तो इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। धन्यवाद।